मित्रों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ऐतिहासिक इमारत नालंदा यूनिवर्सिटी पर हुए विध्वंसकारी हमलों के बारे में बताऊंगा कि कैसे एक सनकी तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने अपने मन की जलन को शांत करने के लिए ऐसे पवित्र विद्या के मंदिर को तहस नहस कर दिया। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं मोहित श्रीवास्तव आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, उस समय की नालंदा यूनिवर्सिटी जिसमें करीब 90 लाख किताबें हुआ करती थी और यह यूनिवर्सिटी आज के समय के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी से ज़्यादा खास हुआ करती थी, जहाँ दुनिया भर से लोग पढ़ने आया करते थे। जीरो और दशमलव सिस्टम का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट जैसे महान अध्यापक एक समय में इस यूनिवर्सिटी का हेड हुआ करते थे। इसी यूनिवर्सिटी में हर्षवर्धन और नागार्जुन जैसे महान अध्यापक भी इसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा रह चुके हैं। मशहूर चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में इसी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि महात्मा बुद्ध ने अपना तीसरा उपदेश इसी नालंदा विश्वविद्यालय में दिया था और 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जिसमें करीब 10,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और करीब 1600 से भी ज़्यादा पंडित आचार्य इस शिक्षा के भवन में अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करते थे। वैसे तो नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म का ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन इसके अलावा भी मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी पढ़ाए जाते थे। कहा जाता है कि नालंदा पर सबसे पहला आक्रमण समुद्रगुप्त के राज्य में सेंट्रल एशिया से आए हंस ने किया था, जिसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ और नए भवन का निर्माण किया गया जो पहले से भी आकर्षक और भव्य दिखने लगा था। इसके बाद नालंदा पर दूसरा आक्रमण बंगाल के गौदास राजघराने से किया गया था, जिसमें एक बार फिर से नालंदा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद राजा हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करवाया। करीब 1190 के दशक में तुर्की सन की शासक बख्तियार खिलजी जब पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में अथक प्रयास कर रहा था, जो बहुत ही क्रूर और मूर्ति पूजा करने वालों से बहुत नफरत करता था, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उसने अपने नीम हकीमों से बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसकी दवाओं का इस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था और वह दिन प्रतिदिन बीमार होता जा रहा था। और एक दिन एक यात्री जो नालंदा यूनिवर्सिटी के सारे आचार्यों से मिलते हुए घूमते घूमते जाकर बख्तियार खिलजी के राज में जा पहुंचा और उसने बख्तियार खिलजी की इस दशा को देखकर उसको सलाह दी कि विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री बद्री जी आपका इलाज करके आपको पहले से ज़्यादा स्वस्थ बना सकते हैं। और फिर बख्तियार खिलजी श्री राहुल बद्री जी से मिलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वह किसी भी भारतीय पद्धति से निर्मित दवाओं को नहीं खाएगा, क्योंकि ये दवा काफिरों के द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ दिनों के बाद राहुल श्री बद्री जी बख्तियार खिलजी के पास गए और उन्होंने एक कुरान बख्तियार खिलजी को दिया और उससे कहा कि वो रोज़ाना इस कुरान के प्रतियों को पढ़ें और ऐसा करने से वो ठीक हो जाएंगे। ये मेरा दावा है। और उस बख्तियार खिलजी ने ऐसा ही किया। उसने रोज़ाना दिन में कई बार कुरान की प्रतियों को पढ़ा, जिससे कि उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा और देखते ही देखते वह ठीक हो गया। और फिर उसके बाद उसने यह जानने की इच्छा जताई कि पंडित राहुल श्री बद्री जी ने ऐसा क्या किया जिसके कारण मैं ठीक हुआ। और बाद में उसको पता चला कि राहुल श्री बद्री जी ने कुरान के सभी पन्नों पर दवाई का लेप लगाया था और राहुल श्री बद्री जी को यह बात पहले से पता था कि कुरान पढ़ते समय बख्तियार खिलजी पन्ने पलटते समय हमेशा थूक लगाता है। इस माध्यम से उसके शरीर में दवा का असर हुआ और वह ठीक हो गया। अंदर ही अंदर बख्तियार खिलजी को यह जलन खाए जा रही थी कि मेरे नीम हकीम से मैं
ठीक नहीं हुआ और एक काफिर की दवा से मैं ठीक हो गया। उसे यह बात बुरी लगने लगी थी कि उसके हकीमों से ज़्यादा विद्वान इस विद्यालय के पंडित लोग हैं, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नेस्त नाबूद करने का प्रण ले लिया। उस समय नालंदा में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जो कई मंजिलों वाली 3 इमारतों के बीच स्थित थी, और इन तीनों इमारतों के नाम थे रत्न राजक, रत्नोदधि, रत्न सागर। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया तो ना जाने कितने अध्यापक और बेकसूर विद्यार्थी जो केवल यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आए थे, उनका कत्लेआम कर दिया गया, और तीनों इमारतों में रखी लगभग 90 लाख बेशकीमती किताबों को जला दिया गया, जो करीब 6 महीने तक जली थी। अब आप सोचेंगे कि वह कौन सी किताबें थीं जिनको जलने में 6 महीने का समय लगा। तो आपको बता दें, उस समय की किताबें पांडुलिपियों यानी पेड़ की छाल, भोजपत्र, ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। इसी कारण से उन किताबों को जलने में इतना समय लगा। इसके बाद भी बख्तियार खिलजी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने बिहार में स्थित विक्रमशिला तथा ओडांतापुरी यूनिवर्सिटी को भी नष्ट कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह लगभग 10 किलोमीटर लंबी तथा 5 किलोमीटर चौड़ी थी, जिसके मुकाबले आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। और इस यूनिवर्सिटी में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग कमरे व कुएं की व्यवस्था थी, और उन कमरों में रात्रि में पढ़ने के लिए रोशनी की भी व्यवस्था उपलब्ध थी। उस समय नालंदा में केवल 10 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिल पाता था, जो साक्षात्कार उत्तीर्ण कर पाते थे। छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष थे। यहाँ विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। नालंदा में 3 श्रेणियों में आचार्य थे, जो अपनी अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे, जिनमें से प्रसिद्ध आचार्य गुणमती, चंद्रपाल, धर्मपाल, स्थिरमती, भद्रशील जैसे आचार्य प्रमुख थे। और ह्यून-सांग के समय में प्रमुख भद्रशील थे, जो एक महान आचार्य थे। 1193 में नालंदा के नष्ट होने के बाद 2006 में अब्दुल कलाम जी के अथक प्रयासों के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 के अंतर्गत नालंदा को पुनः स्थापित करने का कार्य शुरू किया गया। परंतु यह यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं बल्कि उससे कुछ दूरी पर बनाई गई है, जिसमें 2014 से एडमिशन भी शुरू हो गए, और ओरिजिनल नालंदा अब केवल टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गई है, जहां पर देश विदेश से लोग इसके इतिहास को जानने के लिए आते हैं। और नालंदा के इतिहास को मैं मोहित श्रीवास्तव जानने के बाद मेरी यह प्रतिक्रिया है कि पंडित राहुल श्री बद्री जी को बख्तियार खिलजी जैसे सनकी को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो शायद नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थी और उनको शिक्षा देने वाले आचार्य तथा वे सभी बहुमूल्य किताबें आज के समय में मौजूद होती, और हमारे देश में शिक्षा का स्तर दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता, क्योंकि शिक्षा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, जिसका उपयोग करके सारी दुनिया को बदला जा सकता है। मित्रों, आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। और यदि आप सभी के लिए यह वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी अगली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, अब मैं मोहित श्रीवास्तव आप सब से लेना चाहूँगा इजाज़त। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।